प्रभात आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। देहरादून से खबर, जहां कांग्रेस आज प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में करीब 55 प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो सकते हैं। अभी तक एक भी सूची नहीं आई है। आज पहली सूची आ सकती है और उसमें 55 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। दिल्ली में कई दिनों से लगातार सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। हरक सिंह रावत के चुनाव लड़ने पर भी स्थिति आज साफ हो जाएगी, क्योंकि उनकी बहू अनुकृति को टिकट दिया जाता है या हरक सिंह रावत को टिकट दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। हरीश रावत सहित तमाम कांग्रेस नेता हफ्ते भर से दिल्ली में डटे हुए हैं। लगातार टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है और आज जब सूची आएगी तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। एक तरफ कांग्रेस आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत ने भी टिकट की मांग की है। वीरेंद्र रावत ने खानपुर विधानसभा से अपने लिए टिकट की मांग की है। रावत ने कहा कि मैं 1998 से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं। पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी टिकट मांगने का हक है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस पार्टी की अभी ईसी चल रही है, लेकिन टिकट के दावेदारों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत जी, जो कि इन्होंने भी टिकट की दावेदारी की है। सर, आपने कहां से दावेदारी की? मैंने हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत खानपुर क्षेत्र आता है, 32 नंबर है, वहाँ से दावेदारी की हुई है। बात के तो कांग्रेस पार्टी ने एक कहा है 1 फैमिली 1 टिकट। आपके पिता भी टिकट मांग रहे हैं, दावेदार हैं वो पूरी तरीके से। आपने भी दावेदारी कर दी है। 1996 से NSUI से जुड़ा हुआ हूँ और दयाल सिंह कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, स्टूडेंट यूनियन का, फिर यूथ कांग्रेस में रहा। तो एक लंबा मेरा राजनीतिक कैरियर है। 20-25 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। तो एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी भी उम्मीद है पार्टी से। तो मैंने भी जो है खानपुर जैसी विधानसभा, जहाँ पिछली बार 2017 में कांग्रेस के कैंडिडेट को 6800 वोट्स मिले थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से मैं खानपुर क्षेत्र में सक्रिय हूँ। कि आपके पिता पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज CEC और स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल हैं, तो लग रहा है पिता की पैरवी करेंगे आपके लिए। देखिए, मैं इसको पिता पुत्र का ना देखिए आप, मैं एक कार्यकर्ता हूं और 25 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूं। तो मेरी मैंने एक प्रार्थना दी है हाईकमान को। अब ये हाईकमान तय करेगा। तो हरक सिंह रावत के कांग्रेस में आने के बाद कुछ सवाल बहुत लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि आज लिस्ट भी आने वाली है। अब वो बड़े सवाल क्या हैं, उन्हें समझिए। क्या हरक को चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी उतारेगी? दूसरा अहम सवाल है, आखिर किस सीट से हरक सिंह रावत को उतारा जाएगा, यानी कि किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? अपनी बहू अनुकृति को आगे करेंगे क्या हरक? ये एक बड़ा सवाल है। क्या दोनों को कांग्रेस चुनाव में मैदान में उतारेगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ही कहना था एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी हरक सिंह रावत को टिकट देगी या फिर उनकी जो बहू है अनुकृति, उनको टिकट मिलता है? कैसे सीटों का समीकरण कांग्रेस पार्टी साधेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और इन सभी सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब सूची सामने आ जाएगी। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अगर देखें तो समीकरण बहुत हैं जिनको साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी को करनी होगी। एक तरफ हरीश रावत का कांग्रेस पार्टी में जाना, उसके बाद अब टिकट किसे मिलेगा? अनुकृति को टिकट दिया जाता है या हरीश रावत को दिया जाता है? और अगर हरीश रावत को दिया जाता है तो कहां से टिकट दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि इस वक्त जो है अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने ही कहा है कि एक परिवार से एक टिकट, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें तो यशपाल आर्य और संजीव आर्य भी हाल ही में शामिल हुए हैं, जबकि उनके टिकट फाइनल माने जा रहे हैं बाजपुर और नैनीताल से। ऐसे ही अब हरक सिंह रावत की वापसी कांग्रेस में हो गई है और लैंसडाउन से फिलहाल उनकी पुत्रवधू का टिकट फाइनल माना जा रहा है। लेकिन अभी तक की जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि हो सकता है कि हरक सिंह रावत भी इस वक्त चुनाव लड़ें, लेकिन वो सीट कौन सी होगी इस पर अभी सस्पेंस है, क्योंकि तमाम ऐसी सीटें कांग्रेस की हैं जहां से हरक सिंह रावत का विरोध भी हुआ है। क्योंकि पहले ही अटकलें थी कि केदारनाथ से हरक सिंह रावत चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वहां से मनोज रावत खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने ये भी पहले ही कह चुके हैं कि हरक सिंह की जब वापसी हो भी गई तो उन्हें लोकतंत्र का हत्यारा मानेंगे। तो इतना आसान कांग्रेस के लिए नहीं होगा। हालांकि आज पहली सूची कांग्रेस की जारी होने की पूरी संभावनाएं हैं और ये भी माना जा रहा है कि आज 55 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि 15 ऐसे नाम हैं जहां पर अभी भी सहमति कांग्रेस की नहीं बन पाई है। एक हफ्ते से अधिक का समय हो गया है। कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता
जो दिल्ली में जुटे हुए हैं उसमें हरक सिंह रावत हो या तमाम बड़े नेता हो, वो भी लगातार वहाँ पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन हरक सिंह रावत एपिसोड इस वक्त जो बहुत महत्वपूर्ण था, अब वो समाप्त हो गया है। कह सकते हैं कि दोनों ही पुत्र वधू के साथ वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और उन्होंने कांग्रेस का साथ देने की अब पूरी एक बात फिर से बात कह दी है। ऐसे में तमाम समीकरण बैठाने होंगे, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं भाजपा की भी जिन पर अभी जो है लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। 11 सीटें वहाँ भी लंबित पड़ी हुई है और ऐसे में आज कांग्रेस की जो पहली सूची है उसका इंतजार है। ये तय है कि तकरीबन आज 55 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। लेकिन हरक सिंह रावत की जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, ये देखना होगा कि किस तरीके के समीकरण बैठाए जाते हैं। जहां तक परिवारवाद के सवाल है तो कांग्रेस के अक्सर ही ये बातें आई हैं, लेकिन अंतिम समय पर देखा गया कि एक परिवार से 2-2 टिकट भी चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो उनके द्वारा दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि इस बार भी ऐसा ना हो। तो ये माना जा रहा है कि लैंसडाउन से उनके पुत्र वधू का टिकट तकरीबन फाइनल है जिसको कांग्रेस देने जा रही है। लेकिन हरक सिंह रावत को कहां से टिकट मिलेगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन हमने कहा कि तमाम ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर हरक सिंह रावत का विरोध हुआ है, कांग्रेस के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में वहां से अगर टिकट दिया जाता है तो ये कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो अभी देखना होगा कि तमाम ऐसी सीटें हैं, चाहे हम डोईवाला की बात करें, समीकरणों को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाती है। अनुकृति को कहां से टिकट दिया जाता है और हरक सिंह रावत को कहां से टिकट दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं कांग्रेस की लिस्ट जो आने वाली है उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हरक सिंह रावत का क्या होता है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब आखिरकार हरक सिंह रावत की घर वापसी हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय की हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग की जो तस्वीर सामने आई, जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि हरक और हरीश रावत के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि हरीश रावत ने ही शुक्रवार को हरक सिंह रावत को कांग्रेस ज्वाइन कराई थी। तो राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बार फिर से हरक सिंह रावत की घर वापसी हो गई है। लेकिन सवाल अभी भी सीट को लेकर है, किस सीट से हरक सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हरक सिंह रावत के साथ ही उनकी बहू अनुकृति ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। हरक और अनुकृति की ज्वाइनिंग के दौरान हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे, जिससे यह भी साफ हो गया है कि अब प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के सुर लय ताल एक साथ मिल रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले तक हरक रावत को लेकर कांग्रेस में काफी गुटबाजी चल रही थी, जिसकी वजह से हरक सिंह की घर वापसी अटकी हुई थी। लेकिन अब सारा मामला सुलझ चुका है। हरक सिंह रावत की घर वापसी हो चुकी है, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब इंतजार है आज जो सूची आने वाली है 55 प्रत्याशियों की, उसमें किसका नाम होता है, ये देखने वाली बात होगी। इसे कांग्रेस परिवार का एक हिस्सा बनाऊं, एक कार्यकर्ता बनाऊं और मैं विधिवत रूप से और मैं सोचता हूँ मेरा प्रायश्चित तो उस दिन पूरा होगा जिस दिन 10 मार्च को काउंटिंग होगी और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो मैं समझूंगा कि जो मैंने एक गलती 2016 में की थी, आज उस गलती को मुझे माफ़ी मिल गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति जी। मैम, आज आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, बड़ी रस्साकसी चल रही थी, कहा यह जाता है कि आप बीजेपी से भी टिकट मांग रही थी, तो कांग्रेस ज्वाइन करके अब आगे क्या लक्ष्य है? देखिए, मैंने पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है और मुझे खुशी है कि मैंने अपने राजनीतिक करियर की जो शुरुआत की है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ की है। मैं प्रियंका जी से बहुत प्रभावित हूँ, उनके इस नारे से बहुत प्रभावित हूँ कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जिस तरीके से वे पूरे देश के अंदर महिला नेतृत्व को स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं, बहनों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो मैं सोचती हूँ कि वो मेरा एक व्यक्तिगत चॉइस भी है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने ये शुरुआत यहाँ से की है। और ये कोई सच्चाई इस बात में नहीं है कि बीजेपी से पिताजी ने कोई शर्त नहीं रखी, ना ही कांग्रेस से कोई शर्त रखी। अब वो मनगढ़ंत कहानियों को लेकर या कोई फेक न्यूज पढ़कर, किसी भी पोर्टल को पढ़कर अगर कोई इतना बड़ा डिसीजन ले ले, तो मैं सोचती हूँ अपने आप में सोचने वाली बात है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब कांग्रेस से टिकट लड़ेंगे, क्योंकि लैंस डाउन से आपने काफी ज्यादा तैयारियां कर ली थी, तो क्या आप कांग्रेस से लड़ने के विचार है? देखिए, अब मैं क्योंकि कांग्रेस की सिपाही भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ, और जो भी निर्देश हमारे शीर्ष नेतृत्व का होगा, जो भी पार्टी तय करेगी, उसको मैं पूरी इच्छा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ उसका पालन करूंगी। शुक्रिया से बातचीत करेंगे। तो ये अनुकृति गोसाई जो कि हरक सिंह रावत की पुत्रवधू है, इनका कहना है कि पूरी तरीके से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसी निर्देश के तहत काम करेंगे। अभी टिकट को लेकर कांग्रेस पार्टी में कोई बातचीत नहीं हुई है और इसके साथ साथ इन्होंने इस बात को भी गलत ठहराया कि बीजेपी में उनके लिए टिकट की मांग की जा रही थी। कैमरामैन सुजीत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। जहां कांग्रेस पार्टी की आज लिस्ट आने वाली है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी बाकी 11 सीटों पर ऐलान करने वाली है। टिकट न मिलने पर प्रदेश भाजपा में लगातार बगावत के सुर भी उठ रहे हैं।
बाकी बची हुई 11 सीटों पर दावेदारों के बीच घमासान मचा हुआ है। किसको टिकट दिया जाएगा, ये लिस्ट आने के बाद पता चलेगा। द्वाराहाट में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने बगावत कर अपना इस्तीफा दे दिया है। रानीखेत से प्रमोद लेनवाल ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में हर किसी के बीच सामंजस्य बिठाकर किस तरीके से जो 11 बचे हुए नाम है, 11 सीट है, उन पर किस किस को उतारा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर देखा जाता है कि सामंजस्य बिठाने की कोशिश हर तरफ से की जाती है, लेकिन इस बार बगावती सुर भी सुनाई दे रहे हैं। भाजपा के द्वारा उत्तराखंड में 59 सीटों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। मेरे साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं। राज्य के कई ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां से विरोध देखने को मिला। पार्टी प्रदेश कार्यालय पर भी कुछ समर्थक पहुंचे। अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर जहां जिनके टिकट कटे हैं वहां पर विरोध है। इसको किस तरह से थामने की कोशिश होगी संगठन की? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के अपने पैरामीटर्स होते हैं टिकट देने के, और उन सब में से सारे योग्य प्रत्याशी हैं। उन योग्य प्रत्याशियों में से एक योग्यतम प्रत्याशी का चयन करना, ये केंद्रीय नेतृत्व के अपना पैरामीटर्स होते हैं, उस पर चयन होता है। लेकिन बाकी सब जो लोकतंत्र होता है, पार्टी में टिकट मांगते हैं, ऐसा नहीं कि वो योग्य नहीं है। उन सबको बैठकर बातचीत करके हम लोग समझाएंगे। सर, 10 लोगों के टिकट कटे हैं और जबकि 11 विधान जो सीटें हैं उनके लिस्ट अभी रोकी गई है। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी भाजपा की है? ये सब केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है। हम लोग तो जितने नाम आए सारे नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे हैं, उन्होंने अपने पैरामीटर्स के आधार पर तय किया है। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ उनकी पैरामीटर्स होंगे जिसके आधार पर निर्णय लिए गए। अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा। वही भाजपा की दूसरी लिस्ट से जुड़ा अपडेट भी आपको बता दें। जल्दी भाजपा की दूसरी सूची भी आ सकती है। डोईवाला, केदारनाथ, टिहरी सीट को लेकर मंथन अभी भी जारी है। कोटद्वार सीट को लेकर भी मंथन हो रहा है। भाजपा के लिए डोईवाला और कोटद्वार में प्रत्याशी चुनना बड़ी चुनौती रहने वाला है। अब देखना होगा जब दूसरी सूची आएगी तो किसको प्रत्याशी चुना जाता है। बहरहाल डोईवाला सीट, केदारनाथ सीट, टिहरी और कोटद्वार सीट को लेकर मंथन लगातार जारी है। डोईवाला और कोटद्वार में प्रत्याशी किसको चुना जाता है, ये सूची आने के बाद पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती जरूर है। और देहरादून से हमारे संवाददाता पंकज राणा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अगर देखें तो जो अभी सूची आनी है उसमें बड़ी चुनौती ये होगी कि डोईवाला से किसे उतारा जाए, लेकिन सामंजस्य बिठाना होगा। और किसकी अभी संभावित चर्चा वहां पर ग्राउंड जीरो पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी भाजपा के सामने जो चुनौती है वो ये है कि जो पार्टी के अंदर जो विरोध के स्वर उठे हैं उसे कैसे रोका जाए। कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर पार्टी के जो दूसरे दावेदार नेता थे जिनको टिकट नहीं मिला है, उनके विरोध को कैसे रोका जाए, इसको लेकर डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश संगठन के अंदर की जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ ही भाजपा की जो 11 सीटें रह गई हैं उस पर चुनाव लड़ने के लिए किसको मैदान में उतारा जाए, इस पर भी मंथन जारी है। दिल्ली में मंथन हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष देहरादून पहुंच गए हैं, तो संभवतः आज ही माना जा रहा है कि आज भी प्रदेश के बड़े नेता इन 11 सीटों पर बैठकर मंथन करेंगे और फाइनल रिपोर्ट बनाकर केंद्रीय हाईकमान को भेजेंगे। 24 तारीख तक संभावना जताई जा रही है कि 24 तारीख तक पार्टी इन 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। डोईवाला, कोटद्वार, टिहरी, रानीखेत, रुद्रपुर और झबरेड़ा जैसी तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर मंथन का दौर जारी है। झबरेड़ा से जो विधायक हैं देशराज कटवाल, उनके टिकट कटने की संभावना है, इसलिए वो दिल्ली पहुंच गए हैं पूरी तरह से अपने टिकट को लेकर। उसके साथ साथ डोईवाला से, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में उतरे थे 2017 में, इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो वो मैदान से पीछे हट गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए अब डोईवाला में नया चेहरा भाजपा लाने जा रही है। तो कई नामों का पैनल तैयार कर लिया है। कोटद्वार में हरक सिंह रावत 2017 में चुनाव लड़े थे, वो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। वहां भी कांग्रेस भाजपा को नया चेहरा चाहिए। तो इन तमाम सीटों पर मंथन का दौर जारी है और भाजपा ये चाह रही है कि इन सीटों पर पूरी तरह से जिताऊ कांग्रेस को उतारा जाए। मंथन चल रहा है और संभवतः माना जा रहा है कि आज पूरी तरह से जो पैनल तैयार किया जाता है वो कर दिया जाएगा और 24 तारीख तक पार्टी इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। लेकिन भाजपा के सामने सबसे ज्यादा चुनौती है वो ये है कि जो विरोध के स्वर पार्टी के अंदर उठ रहे हैं, जो तमाम जो लोग हैं, तमाम नेता हैं जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। डैमेज कंट्रोल करने की सबसे बड़ी दिक्कत भाजपा के सामने है, क्योंकि कई नेता ये खुलकर कह चुके हैं कि उन्हें हर हाल में मैदान में उतरना है, चुनावी मैदान में उतरना है। तो भाजपा के सामने ये चुनौती हो सकती है कि अगर वो अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं तो इन लोगों को कैसे मनाएं। इनको मनाने की कोशिश चल रही है और संभवतः माना जा रहा है कि 24 तारीख तक पार्टी इन
11 सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। बिल्कुल पंकज, डैमेज कंट्रोल भी करना है और जिताऊ प्रत्याशी को भी उतारना है। बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के आगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार अभी करना होगा हमें सूची आने का। चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तरकाशी से खबर, जहां भाजपा प्रत्याशी सुरेश चौहान पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सुरेश पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगा है। सुरेश चौहान के समर्थकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। सुरेश चौहान के स्वागत के दौरान बड़ी संख्या में लोग उमड़े थे। धारा 144 के उल्लंघन का आरोप उनके ऊपर लगा है, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी सुरेश चौहान पर एफआईआर दर्ज हो गई है। उनके समर्थकों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप लग रहा है धारा 144 का उल्लंघन उन्होंने किया है। जिस वक्त सुरेश चौहान पहुंचे, उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग एक साथ जुटे थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपने ज्वालापुर से प्रत्याशी के नाम को लेकर भाजपा को घेरा है। आपके प्रदेश सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, जहां भाजपा एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार और दुष्कर्म के आरोपियों को टिकट देती है। पहली लिस्ट में दागियों को टिकट देकर बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि प्रवीण ने कहा, बीजेपी प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ भद्दा मजाक कर रही है। जनता भाजपा की कथनी और करनी को पहचान चुकी है। जिनके ऊपर इतने जघन्य अपराध के मामले हैं, जिनने महिला उत्पीड़न, महिला छेड़खानी का मामला उनके ऊपर है, उसके ऊपर पूरी तरीके से इग्नोर करके दोबारा उन्हें मौका दे दिया गया। भाजपा ने अपने घमंड को यहाँ पे साबित किया है कि भाजपा में कितना घमंड इस समय आ चुका है। और एक तरीके से उन्होंने उत्तराखंड की जनता को चैलेंज किया है कि हम अपने दागदार मंत्रियों को, विधायक को मौका देंगे और जनता जो है, लगातार जनता का शोषण भले ही होता रहे, लेकिन वो जो है अपने हल्द्वानी से खबर, जहां आज उत्तराखंड क्रांति दल जारी करेगी तीसरी लिस्ट। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी लिस्ट जारी करेंगे। दोपहर 12 बजे तीसरी सूची जारी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी अपनी तीसरी सूची जारी करेगा। और चलिए अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने मौसम का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 23 जनवरी तक उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 2000 मीटर तक बर्फबारी होने की संभावना जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में हल्की बारिश और मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई है। पूरे प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है, बर्फबारी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड का सितम जारी है। और चलिए अब आपको बताते हैं उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना के 4964 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 8 लोगों ने पिछले 24 घंटे के अंदर जान गंवा दी है। अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस का जो आंकड़ा है वो 26,950 हो गया है। देहरादून में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,489 नए मामले सामने आए। वहीं अल्मोड़ा में 261, बागेश्वर में 214, चमोली में 55 नए मामले सामने आए हैं। वहीं हल्द्वानी की अगर बात करें तो कोरोना का कहर यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के कहर को देखते हुए आज साप्ताहिक लॉकडाउन वहां लगाया गया है। हल्द्वानी की सारी दुकानें आज बंद रहने वाली है। सुबह 11 बजे तक ही जरूरी चीजों की जो दुकान है वो खुली रहेगी। उसके बाद बाजार पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। मेडिकल की दुकानें और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सैनिटाइजेशन किया जाएगा। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पिथौरागढ़ में भी कोरोना का कहर जारी है। जिले में जहां कोरोना के 191 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, तो वहीं एक महिला की मौत भी हुई है। तीसरी लहर में होने वाली ये मौत, जिले में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या है वो 605 हो चुकी है। यानी कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिथौरागढ़ में कोरोना का कहर जारी है और हर दिन जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना मरीजों की संख्या 605 हो चुकी है।